हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैंने यूनिट 4 के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने आपके लिए अवेलेबल कर दी है, अपलोड कर दी है ना। तो यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स की प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो किस प्रकार से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण का व्यंजक हम प्राप्त करते हैं, ये आज आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है, और वो भी बिल्कुल ईजी वे में। आप चुटकियों में समझने वाले हैं, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, माना प्रथम कोटि की कोई सामान्य अभिक्रिया है, ए गिव्स प्रोडक्ट, है ना। ए कोई रिएक्टेंट है, अभिकारक है, ये रिएक्ट करके अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब यहाँ पर लिखा है प्रारंभिक सांद्रता, है ना। अब प्रारंभिक सांद्रता पर जो ए अभिकारक है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसकी सांद्रता है स्मॉल ए, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है 0, क्योंकि अभिक्रिया स्टार्ट अभी नहीं हुई है ना। अभी जो रिएजेंट हमने जैसा लिया था एज इट इज पड़ा है ना। प्रोडक्ट अभी कुछ भी प्राप्त हमें नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। टी समय के पश्चात, टी समय के बाद में अभिकारक ए की जो सांद्रता ए थी उसमें से कोई एक्स ग्राम अणु, जो एक्स ग्राम अणु है वो प्रोडक्ट में बदल गया। एक्स ग्राम अणु किस में बदल गया? प्रोडक्ट में बदल गया। तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, है ना। ए माइनस एक्स क्यों हुआ? क्योंकि जो एक्स ग्राम अणु पदार्थ था, एक्स ग्राम जो अणु था वो किस में बदल गया? किस में चेंज हो गया? प्रोडक्ट में चेंज हो गया, है ना। अभिकारक से उत्पाद में एक्स ग्राम अणु बदल गया। ठीक है, तो एक्स ग्राम अणु यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल गया। तो हम अभिकारक की जो सांद्रता ए थी, प्रारंभिक सांद्रता जो ए थी, उसमें से हम एक्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो टी समय पश्चात ए की सांद्रता क्या हो जाएगी? ए माइनस एक्स, और प्रोडक्ट की सांद्रता हो जाएगी एक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रारंभिक सांद्रता ए की कितनी थी? स्मॉल ए, और प्रोडक्ट की कितनी थी? 0, क्योंकि अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी उस टाइम पर। अब टी समय के पश्चात क्या होगा कि एक्स ग्राम अणु प्रोडक्ट में बदल जाएगा अभिकारक में से, तो अभिकारक में से एक्स हम माइनस कर देंगे। तो टी समय के पश्चात अभिकारक ए की सांद्रता क्या हो जाएगी? ए माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? क्योंकि ये वैल्यू हम आगे पुट करेंगे, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा जोर देकर आपको बता रहा हूँ। ठीक, क्लियर है? चलिए, अब क्या लिखा है? अतः टी समय पश्चात, टी समय के बाद में अभिक्रिया की दर ए की सांद्रता ए माइनस एक्स के समानुपाती होती है ना। अब टी समय के पश्चात क्या होगा? अभिक्रिया की दर जो है वो ए की सांद्रता के समानुपाती हो जाएगी, और ए की सांद्रता क्या है? अभी लिखा अपन ने ए माइनस एक्स। ठीक है, अब अर्थात डी एक्स अपॉन डी टी समानुपाती ए, है ना। ए की जो सांद्रता है उसके समानुपाती हो जाएगी टी समय के पश्चात। अब यहाँ पर टी समय के पश्चात की बात कर रहे हैं, है ना। जो प्रारंभिक सांद्रता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, टी समय के बाद जो होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो टी समय के पश्चात जो अभिक्रिया की दर है वो ए की सांद्रता के समानुपाती हो जाएगी। तो अर्थात डी एक्स अपॉन डी टी समानुपाती हो जाएगा ए के, है ना। ए की सांद्रता है ये, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें हम मोलर सांद्रण लिखते हैं किसी भी अभिकारक का। ठीक, तो ये मोलर सांद्रण हो गया। अब या डी एक्स अपॉन डी टी समानुपाती ए की जगह हम लिख देंगे ए माइनस एक्स, क्योंकि यही तो है ए की सांद्रता, है ना, टी समय के पश्चात। तो ए की जगह हमने लिख दिया ए माइनस एक्स। ठीक, अब डी एक्स अपॉन डी टी समानुपाती का चिन्ह हटा तो एक स्थिरांक लगा बराबर के, है ना। एक स्थिरांक लगा यहाँ पर के। अब के ए माइनस एक्स एज इट इज रहेगा। अब x वाली टर्म इधर आ गई और dt इंटू में चला जाएगा k के, तो ये हो जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स, है ना। dx अपॉन के ऊपर था एज इट इज रहेगा, और a माइनस एक्स अपॉन में आ जाएगा। तो dx अपॉन a माइनस एक्स हो गया बराबर k एज इट इज था यहाँ पर, और dt इसके इंटू में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा k इंटू dt। इसको हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट तक आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब इक्वेशन फर्स्ट जो समीकरण एक हमें मिली है, इसका हम क्या कर देंगे? समाकलन, इंटीग्रेशन हम कर देंगे दोनों साइड, है ना। तो ये जो समीकरण मिली है इसका हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन या समाकलन कर देंगे।
तो समाकलन करने पर ये हमें ये वाली टर्म मिलेगी। समाकलन या इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k। k यहाँ पर क्या है, स्थिरांक है, तो इसलिए यहाँ पर k का इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो k को हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिखा है, तो k इंटीग्रेशन dt। ठीक है, k का समाकलन क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक स्थिरांक है। तो यहाँ पर हमें टर्म मिली इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k इंटीग्रेशन dt। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करने पर हमें जो वैल्यू मिली वो है माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। अब ये c क्यों लगा, c यहाँ पर क्या है, एक समाकलन स्थिरांक है। अब c क्यों लगा, क्योंकि जब भी हम कोई जैसे कि समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो बराबर के साथ में क्या लगाते हैं, हम स्थिरांक लगाते हैं। ठीक है, या नियतांक लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। इसी तरह से अगर इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर भी एक स्थिरांक लगेगा, और हमने एक स्थिरांक मान लिया c। आप चाहे तो i भी मान सकते हैं, या तो c लिखें या i लिखें, दोनों ही एक ही बात है। कहीं कहीं पर i मिलेगा आपको, कहीं कहीं पर c मिलेगा। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात यहाँ पर नहीं है, c भी लिख सकते हैं, i भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस टर्म का जब इंटीग्रेशन हुआ तो हमें कौन सी टर्म मिली, माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी, है ना, के टी, और इंटीग्रेशन d की जगह हमने लिख दिया c। और c क्या है, एक समाकलन स्थिरांक है। जब भी समाकलन का साइन हटेगा तो c एक स्थिरांक लगेगा, c भी लग सकता है, i भी लग सकता है। ठीक है, इसको हमने दे दिया इक्वेशन 2। अब यदि t बराबर 0 है तो x बराबर 0 होगा। क्यों होगा, देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए, टाइम 0 है तो x 0 क्यों होगा, है ना। ये इस x की बात कर रहे हैं, x बराबर 0 क्यों होगा। देखिए जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट कुछ बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि t बराबर 0 है। अगर कुछ टाइम दे दिया 5 सेकेंड 10 सेकेंड तो फिर हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट बन जाए, लेकिन टाइम दिया ही नहीं तो अभिकारक एज इट इज पड़ा रहेगा कंटेनर के अंदर, है ना, तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो x की मात्रा भी क्या हो जाएगी, 0। अगर t 0 है तो ऑब्वियसली x बराबर 0 होगा। ठीक, क्लियर हो चुका है। तो t अगर 0 है तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अतः ये मान कौन कौन से, t बराबर 0 और x बराबर 0, इन दोनों ही मानों को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में इन दोनों ही मानों को रखने पर हमें प्राप्त होता है माइनस ln a इज इक्वल्स टू c। देखिए कैसे प्राप्त हुआ, माइनस ln की जगह हमने कोई चेंज नहीं किया तो माइनस ln एज इट इज़ या नेचुरल लॉग एज इट इज़, फिर a की जगह हमने a लिखा, x की जगह हम लिखेंगे 0, तो ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू k इंटू टी की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस c। तो यहाँ से हो गया ln a इज इक्वल्स टू, ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, इज इक्वल्स टू में c हो गया। तो यही तो है यहाँ पर, देखिए माइनस ln a इज इक्वल्स टू c, है ना, वैल्यू पुट की हमने और कुछ भी नहीं किया है। अब इस c का मान, है ना, लिखा है c का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस वाली समीकरण में हम इस c का मान रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स एज इट इज इक्वल्स टू के टी, यहाँ तक तो एज इट इज रहेगा। देखिए यहाँ पे प्लस है लेकिन c की वैल्यू माइनस में है तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया है, तो माइनस ln a हो जाएगा, नेचुरल लॉग a हो जाएगा। अब ये नेचुरल लॉग बराबर के इधर आएगा, पक्षांतरण होगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस नेचुरल लॉग a को हम यहाँ पर लाए, बराबर के इधर लाए, पक्षांतरण हुआ तो ये प्लस में हो गया, तो नेचुरल लॉग a हो गया माइनस ln a माइनस एक्स एज इट इज इक्वल्स टू के टी, ये भी एज इट इज। अब ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी। अब ये वाली जो टर्म है ये कैसे आई, यहाँ पर लिखा है मैंने, चूंकि log x माइनस log y इज इक्वल्स टू log x अपॉन y, ये log की एक प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ पर log किस में है, माइनस में है, तो जब भी अगर log माइनस में होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर देंगे अगर माइनस है तो, और अगर log अगर प्लस में है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, इनटू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस में था, है ना, ये देखिए माइनस में था तो ये किस में चेंज हो गया, डिवाइड में चेंज हो गया। ठीक है, ये log की एक प्रॉपर्टी है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये टर्म हमें मिल गई है, इस प्रॉपर्टी के थ्रू हमें ये वाली टर्म मिली है, नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी एज इट इज रहेगा। अब ये बराबर के इधर ले आए, ये बराबर के उधर चला गया, तो के टी इज इक्वल्स टू ln a अपॉन a माइनस एक्स हमें मिला। अब चूंकि नेचुरल लॉग की वैल्यू होती है, अगर उसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2.303 लॉग बेस 10,
तो हम ln की जगह क्या लिख देंगे, ये वैल्यू लिख देंगे 2.303 log बेस 10। तो हमें आगे क्या मिल जाएगा, kt है ना, सिर्फ इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, kt इज इक्वल्स टू ln की जगह 2.303 log बेस 10 एज इट इज लिखा हमने, ये जो वैल्यू है ये पूरी लिखी है ना, और a अपॉन a माइनस एक्स एज इट इज यहाँ पर रहेगा। अब ये वाला जो t है ये यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स एज इट इज रहेगा। तो हमने इसको दे दी इक्वेशन थर्ड। बस यही तो चाहिए था हमें, यही तो है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। लिखा है यहाँ पर समीकरण 3 ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण है ना। तो ये वाली जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ये जो सिंबल है इनको क्या कहा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, k क्या है यहाँ पर, दर स्थिरांक है, t क्या है, समय है, a क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, लिखा है यहाँ पर a क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, a माइनस एक्स ये क्या है, t समय के पश्चात अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, तो पूरा जो डेरिवेशन है आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो चुका है ना। हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण का व्यंजक किस प्रकार से बहुत ही इजी वे में ज्ञात कर लिया है, समझ लिया है। अगर आपने कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखा होगा तो 100% समझ में आएगा। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइज कीजिए, दोबारा देखिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो, ये जो व्यंजक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का या दर स्थिरांक का जो व्यंजक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ में भी इसे शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।